किसान भाइयों, कोई भी फसल अगर आप लगा रहे हैं तो उसके लिए जो बेसल डोज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने कोई भी फसल लगाने से पहले बेसल डोज में जो जो खाद चाहिए हमारी फसल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी मिट्टी की जांच के हिसाब से वो ही फर्टिलाइजर जितनी मात्रा में जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने बेसल डोज में दिए तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, बेसल डोज किसी भी फसल का एक आधार होता है। बेसल मतलब आधार। आधार जितना हमारा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, आगे चलकर उतनी ही बेहतर फसल देखने को मिलेगी, उतना ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और हमारी फसल के अंदर कीटों व रोगों की समस्या उतनी ही कम देखने को मिलेगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि अगर बेसल डोज किसी भी फसल के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसके आपको बेहतर रिजल्ट मिले, कोई भी नेगेटिव रिजल्ट यानी कि विपरीत रिजल्ट आपको देखने को ना मिले। तो देखिए, वीडियो बहुत जरूरी होगा हर फार्मर के लिए, क्योंकि अभी देखिए हमारे किसान भाई गेहूं की बुवाई करेंगे, सरसों की बुवाई करेंगे और भी बहुत सारी फसलों की बुवाई करेंगे। तो उसके लिए सही बेसल डोज आपको किस फसल के लिए किस तरीके से तैयार करनी है वो बहुत जरूरी है जानना। तो वीडियो अच्छा लगे तो देखिए लाइक जरूर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके मन में वीडियो देखने के बाद कोई भी सुझाव हो या सवाल हो वो हमें कमेंट में जरूर करें, क्योंकि ये सब चीजें हमें मोटिवेट करेंगे आप तक इसी तरीके की बेहतर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चलिए देरी ना करते हुए हम बात करते हैं बेसल डोज अगर आप तैयार कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, देखिए, आप सब जानते हैं कि बेसल डोज में हमें फास्फोरस देना जरूरी होता है, क्योंकि फास्फोरस की रिक्वायरमेंट हमें रूट डेवलपमेंट के समय स्टार्टिंग में ज्यादा फास्फोरस चाहिए जिससे जड़ विकास अच्छा होता है। दूसरा, फास्फोरस को मिट्टी में ही मिलाना चाहिए बुवाई के समय, क्योंकि अगर बाद में ऊपर से देंगे तो फास्फोरस की मूवमेंट कम होने के कारण वो मिट्टी में हमारी रूट जोन में यानी कि जड़ों के आसपास नहीं पहुंचेगा, जिससे फिर हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसलिए फास्फोरस को हमेशा शुरू में डालना है। अब देखिए, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए आप गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं की फसल के लिए ज्यादा फास्फोरस चाहिए, यानी कि ज्यादा डीएपी का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन आप सरसों की फसल लगा रहे हैं तो कम फास्फोरस से काम चल जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो कम डीएपी हमें डालना चाहिए। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, उन्होंने एक पैमाना सेट किया हुआ है कि 1 एकड़ में 1 बोरी हमें डीएपी डालना ही डालना है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। वो फसल के अकॉर्डिंग डालें, यानी कि कौन सी फसल, अगर कोई फसल कम फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है तो हमें कम ही डालना चाहिए, ज्यादा फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा डालना चाहिए। फसल कौन सी लगा रहे हैं उसके अनुसार ही फास्फोरस की मात्रा यानी कि डीएपी की मात्रा आपको डिसाइड करनी चाहिए। दूसरा, देखिए, अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि हम डीएपी लें बेसल डोज में या एसएसपी लें। तो वो डिपेंड करेगा आप कौन सी फसल लगा रहे हैं। मान लीजिए आप कुछ ऐसी फसलें लगा रहे हैं जैसे सरसों की फसल, या कोई दाल वाली फसल लगा रहे हैं, या कोई सब्जी वर्गीय फसल जैसे आलू लगा रहे हैं, तो इन फसलों में फास्फोरस के साथ साथ जो सल्फर जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सरसों की फसल लगाएंगे तो सल्फर उसको ज्यादा चाहिए, क्योंकि तेल की मात्रा दानों में बढ़ाने के लिए सल्फर बहुत जरूरी होता है। तो सल्फर वाली जो जिसमें सल्फर भी हमें मिल जाए तो हमें ऐसी खाद डालना चाहिए, उसके लिए एसएसपी बेस्ट है, क्योंकि एसएसपी में फास्फोरस भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा। तो इससे क्या है कि हमारी जो फसल की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्योंकि उसको ज्यादा फास्फोरस चाहिए नहीं लेकिन सल्फर उसको अच्छी मात्रा में चाहिए, तो इसलिए हम एसएसपी का उपयोग करेंगे। तो जरूरी नहीं कि आपको डीएपी का ही उपयोग करना है, तो आपकी फसल के हिसाब से आपको चूज करना है कि हम डीएपी उपयोग करें या एसएसपी आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसका आपको चुनाव करना है। उसके साथ साथ आता है पोटेशियम। देखिए, पोटेशियम का यानी कि पोटेशियम के लिए एमओपी खाद का उपयोग करते हैं। बहुत सारे किसान भाई एमओपी डालते हैं, बहुत सारे किसान भाई एमओपी नहीं भी डालते हैं। तो अगर एमओपी भी आपको जरूर डालना चाहिए फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसको भी हमें बेसल डोज में देना ही चाहिए, क्योंकि देखिए एमओपी के अंदर होता है पोटेशियम। अब पोटास का काम क्या होता है, पौधे को मजबूत करना। देखिए, फास्फोरस का काम होगा जड़ डेवलपमेंट करना, यानी कि जड़ों का विकास तेज करना, और उसके साथ साथ ज्यादा फ्लावरिंग को बढ़ावा देना, यानी कि हमारी फसल में फूल ज्यादा आए जिससे फल भी अधिक बनेंगे। उसी तरीके से जो पोटेशियम आप देंगे तो उसका काम होता है फसल को मजबूत करना, क्योंकि फसल मजबूत होनी जरूरी है। अगर बाद में आगे चलकर फसल गिर जाती है तो उसमें दाने नहीं भरते हैं, फिर उत्पादन लॉस होता है। तो इसलिए जरूरी है पोटेशियम जरूर दें। उसके साथ साथ पौधे पे जो पोटेशियम है वो कीटों व रोगों को कम आने देता है। अगर पोटेशियम उचित मात्रा में है तो कीट व रोग भी कम आएंगे,
आपका पौधा तनाव से मुक्त रहेगा। जैसे हाई टेम्परेचर का, गर्मी का तनाव, सर्दी का तनाव, ज़्यादा बारिश हो गई है उसकी वजह से तनाव में है, तो तनाव से मुक्त रखने में भी पोटेशियम हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो भी आपके दाने भरेंगे या फल बनेंगे तो दानों के भराव में, दानों के साइज को बढ़ाने में, दानों के अच्छे भराव में भी जो पोटेशियम है बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोटेशियम भी आपको ज़रूर डालना चाहिए। उसके साथ साथ बेसल डोज बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी फसल में किस तत्व की कमी है। देखिए, ज़्यादातर मृदाएं ऐसी हैं भारत के अंदर जिसमें सल्फर की कमी देखी गई है, जिंक की कमी देखी गई है और बोरॉन की कमी देखी गई है। तो अगर आपने अपना सॉइल टेस्ट कराया है तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि सॉइल टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि इस तत्व की कमी है, इस तत्व की अधिकता है। अब हमें पता लग गया तो हम जिन तत्वों की कमी है हम उन खादों को हम देंगे अपने खेत के अंदर, और जिन तत्वों की पहले से अधिकता है हम उनको नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी फसल में पोषक तत्व जो है बैलेंस मात्रा में मिलेंगे। बैलेंस मात्रा में मिलेंगे तो फसल बहुत बेहतर होगी, अच्छी होगी, उत्पादन हमें शानदार मिलेगा। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि हमारी मिट्टी के अंदर कौन सा पोषक तत्व अधिक है, कौन सा कम है, तो आप ऐसे ही खाद देंगे। मान लीजिए आपकी मिट्टी के अंदर फास्फोरस की अधिकता है और आपने डीएपी और ज्यादा डाल दिया, तो इससे क्या है कि दो नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। एक तो जो फास्फोरस है उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी प्लांट के अंदर, क्योंकि पौधा मिट्टी में ज्यादा है तो पौधे के अंदर भी ज्यादा ही जाएगा, पौधे को ज्यादा मिलेगा तो टॉक्सिसिटी शो करेगा। तो उससे क्या है, विपरीत असर आपकी फसल में देखने को मिलेंगे, यानी कि ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी, टॉक्सिसिटी आएगी, पीलापन आएगा, बहुत सारे नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं पर जो फास्फोरस ज्यादा होने से ये अन्य तत्वों को भी पौधों को नहीं लेने देगा, जैसे कि आपके फसल में जिंक को नहीं लेने देगा, आपकी फसल में फेरस लोहे को नहीं लेने देगा, और जिंक और लोहे की कमी हो जाए तो भी फसलों की ग्रोथ नहीं आएगी। तो इसलिए बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मृदा जांच होना बहुत जरूरी है। तो मिट्टी की जांच के अनुसार ही आप पोषक तत्व ऐड करें। तो देखिए, अगर बेसल डोज में एक चीज और ध्यान रखें कि हम बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, डीएपी के साथ जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं। देखिए, डीएपी के साथ जिंक सल्फेट का उपयोग करेंगे तो जो जिंक है वो उपलब्ध नहीं होगी और फास्फोरस भी उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि दोनों रिएक्ट करके और एक अलग कंपाउंड बना लेंगे, जिनको जिंक फास्फेट के नाम से एक कंपाउंड बना लेंगे जो सॉल्युबल नहीं होता है, और वो पौधे को नहीं मिलेगा। ना तो पौधे को जिंक मिलेगा, ना पौधे को फास्फोरस मिलेगा। इससे फिर आपकी फसल में दोनों पोषक तत्वों की कमी होगी और फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप बेसल डोज में, अगर आपकी खेत के अंदर जिंक की कमी है तो देना भी जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, डीएपी के साथ जो चिलेटेड वाला जिंक आता है उसको ऐड कर दीजिए, उसके आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और वो डीएपी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा। तो और हाई पीएच सॉइल के लिए जिनकी मिट्टी, ज्यादातर हमारी मृदा ऐसी है जिनका हाई पीएच है, तो उनके लिए भी चिलेटेड जिंक ही डालना मिट्टी में अच्छा रहता है, उसकी अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है, वो अच्छे से पौधे को मिलता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। सल्फर की कमी है तो देखिए बेंटेनाइट, अगर आप एसएसपी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, डीएपी का उपयोग कर रहे हैं और आपके खेत के अंदर सल्फर की कमी है, तो बेंटेनाइट सल्फर आता है जो जमीन में डालने के लिए अच्छा रहता है, तो वो आप डाल सकते हैं इसके साथ मिक्स करके बेसल डोज में। तो इस हिसाब से जो बेसल डोज है वो तैयार करनी है, क्या क्या पोषक तत्वों की कमी है। तो बेसल डोज में डीएपी जरूर लेना है, पोटेशियम जरूर लेना है अपने हिसाब से, डीएपी ले सकते हैं या एसएसपी ले सकते हैं, यानी कि हमें फास्फोरस देना है बेसल डोज में किसी भी तरीके से, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना। पोटेशियम भी जरूर आप डालें, ये अच्छा रहता है फसल को मजबूत करने के लिए। और उसके साथ साथ अगर सल्फर की कमी है तो जो मैंने बेंटेनाइट सल्फर बताया वो ऐड कर सकते हैं। जिंक की कमी है ज्यादा तो जो मैंने चिलेटेड जिंक बताया वो ऐड कर सकते हैं। उस तरीके से अगर सॉइल टेस्ट कराया है किस तत्व की कमी है वो ऐड कर सकते हैं। और वैसे भी अगर सरसों की फसल लगा रहे हैं तो सल्फर आपको देना ही देना है, या तो एसएसपी दीजिए या वेंटेनाइट सल्फर डीएपी के साथ मिक्स कीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ देखिए, बेसल डोज में कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स यानी कि दानेदार वाला वो जरूर ऐड करें, क्योंकि जो माइक्रोन्यूट्रेंट दानेदार वाला अगर ऐड करेंगे तो इससे क्या है, इससे सभी पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे हमारी फसल के लिए, जिससे फसल अच्छी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि हमारे खेत के अंदर किसी कीट की ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि सफेद लट जो व्हाइट ग्रब होता है, जो जड़ों को काट देता है, बहुत नुकसान करता है, तो इसकी समस्या है, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि इसके साथ कोई कीटनाशक जो दानेदार वाला आता है वो डाल सकते हैं। देखिए, जैसे क्लोरोपोरिफॉस आता है दानेदार फॉर्म में 10%, तो आप इसको भी आप इसके साथ 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में मिक्स करके डाल सकते हैं। इससे कीट की जो समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी।
तो इस तरीके से जो बेसल डोज है वो डिसाइड करनी है। उसके साथ साथ देखिए बेसल डोज में आपको जरूरी है कि आप गोबर की खाद का अपनी जमीन के अंदर उपयोग जरूर करें, चाहे केंचुआ खाद करें चाहे FYM गोबर की खाद जरूर करें, क्योंकि इन खादों का उपयोग करेंगे जब भी हमारी मिट्टी बेहतर होगी और जो भी हम रासायनिक खाद दे रहे हैं उनका अपटेक बढ़ जाएगा, यानी कि उनके रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। तो गोबर की खाद हर फसल में आपको डालना ही डालना चाहिए, जितना भी आपके पास उपलब्ध हो मिट्टी में बुवाई के समय मिला दें। गोबर की खाद नहीं है केंचुआ खाद मिलाइए, केंचुआ खाद नहीं है तो साल में एक बार अपने खेत के अंदर हरी खाद उगाइए। अगर गोबर की खाद आपके पास नहीं है, केंचुआ खाद आपके पास नहीं है, तो फिर हरी खाद आपको एक बार साल में उगाना पड़ेगा अपने खेत के अंदर, जिससे कार्बन आपके खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में हो और मिट्टी हमारी बेहतर हो और रासायनिक जो भी खाद डाल रहे हैं उसके दुष्प्रभाव कम हो और उनके ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले, तो इसलिए जरूरी है। उसके साथ साथ देखिए बेसल डोज में आपको ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास देना बहुत जरूरी है। या तो दोनों भी दे सकते हैं या एक तो जरूर दें, ट्राइकोडर्मा जरूर डालें, क्योंकि देखिए हम बार बार अपनी फसल उगा रहे हैं खेत के अंदर, तो उसमें तरह तरह की हानिकारक फंगस रहती है जो जैसे हमारा पौधे की रूट डेवलप होती हैं, जड़ विकसित होती हैं, उस पर वो फंगस अटैक कर देती है, जिससे जड़ सड़ जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, पौधा ही मर जाता है जिससे। तो इसके लिए जरूरी है हम ट्राइकोडर्मा जरूर डालें। तो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिक्स करके आप ऐसे ही बिखेर दें अलग से, यानी कि रासायनिक खादों के साथ नहीं मिलाना है। रासायनिक खाद को अलग से बिखेरें और उसको गोबर की खाद में मिला करके अलग से खेत में बिखेरें और फिर अपने खेत को तैयार करके आप बुवाई कर सकते हैं। तो बेसल डोज में इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ साथ माइकोराइजा भी आप बेसल डोज में दे सकते हैं। मान लीजिए आप ट्राइकोडर्मा भी दे रहे हैं, माइकोराइजा भी दे रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी होते हैं, दोनों ही बेनिफिशियल फंगस होती है, बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप वो ट्राइकोडर्मा दे रहे हैं, माइकोराइजा दे रहे हैं, तो दोनों को आप क्या करेंगे गोबर की खाद में मिला करके अलग से डाल देंगे। रासायनिक खाद जो भी आपने कॉम्बिनेशन बनाया अपने खेत के हिसाब से अलग से डाल देंगे। खेत की जुताई करके मिट्टी को मिक्स करके उसके बाद आप कोई भी फसल की बुवाई कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर बेसल डोज आपने सही तैयार की तो गारंटेड आपको जो उत्पादन है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।